हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग ने इमोर्टल किलिंग मेथड टेक्निक के 3 लेयर्स को अनलॉक कर लिया था, जबकि वांगलिंग को यह भी मालूम हो जाता है कि मास्टर जावी को ईस्टर्न डीमन सी गेट के अंदर सील करके रखा गया है। वैसे भी आलसेर चाहते थे कि इस बार वांगलिंग ईस्टर्न डीमन स्पिरिट लैंड जाए, इसलिए जब कुछ महीनों बाद वो मौका आया तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिंग के अलावा भी कई सारे पावरफुल सेट के कल्टिवेटर्स ईस्टर्न डीमन स्पिरिट लैंड में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े थे, क्योंकि इस जगह का दरवाजा हर 5000 साल में सिर्फ एक बार ओपन होता है और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लहर आती है जो कि अलग अलग प्लेनेट और पूरे ब्रह्मांड से पावरफुल ट्रेजर्स को इकट्ठा करके यहाँ पर इकट्ठा कर लेती है। और इन्हीं ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए कल्टिवेटर अंदर की तरफ जाते हैं। इन्हीं ट्रेजर्स के दौरान वांगलिंग की नजर वहाँ पर मौजूद एक टोकन पर पड़ गई थी जो कि आलसेर और मास्टर लिन टियानहाउ को भी चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग अपने मास्टर्स के ऑर्डर पर डीमन स्पिरिट लैंड में जाना शुरू कर देते हैं, जो जगह अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ खतरों और मिस्ट्रीज से भी भरी पड़ी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांगलिंग उस टनल से टेलीपोर्ट होता हुआ यहाँ पर ईस्टर्न सी के स्पिरिट डीमन लैंड के अंदर इंटर कर चुका था। यहाँ पर आते ही वांगलिंग उस दुनिया की एनर्जी को महसूस करते हुए हैरानगी के साथ कहता है कि आखिर इस जगह की इमोर्टल एनर्जी इतनी ज्यादा नायाब क्यों है। ये एनर्जी तो काफी ज्यादा खास थी और ये दुनिया भी बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह महसूस हो रही है, मगर वांगलिंग जानता है कि मैं इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, इसलिए मुझे अपना हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा और साथ ही साथ मुझे इस दुनिया की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए किसी को ढूंढना होगा ताकि मैं उससे सवाल जवाब कर सकूं। ये कहती है वांगलिंग फौरन से अपनी सोल आइज का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है और दूर जंगल में वांगलिंग को एक बीस्ट दिखाई दिया जिसके शिकार करने के लिए वहां पर एक जंगली इंसान भी मौजूद था और वांगलिंग समझ जाता है कि ये जंगली इंसान इसी दुनिया का है, इसलिए वांगलिंग उससे सवाल जवाब कर सकता था। ये सोचते ही वांगलिंग फौरन से अपने हेवनली फेस सेट के कपड़ों को चेंज करते हुए नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और साथ ही साथ वो तेजी से उसी आदमी की तरफ बढ़ने लगा जो शिकारी असल में लुओजिया ट्राइब का एक मेंबर था। और हम देखते हैं कि वो शिकारी यहाँ पर अपनी तीर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। जिस बीस्ट को जान से मारने के बाद जब वो शिकारी उसके पास आ ही रहा था तभी अचानक उसने पीछे की तरफ वांगलिंग को महसूस किया और वो फौरन से वांगलिंग पर भी अपनी तीर से हमला कर देता है, मगर वांगलिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी ने उस तीर को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर वो शिकारी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वांगलिंग से दूर भागने लगा, जो देखकर वांगलिंग भी उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर अपनी रोप का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उससे सवाल जवाब कर सके। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिकारी तेजी से भागता भागता अचानक से एक फॉर्मेशन के अंदर इंटर कर देता है, जिस फॉर्मेशन की दूसरी तरफ लुओजिया विलेज था। लेकिन वांगलिंग को इस बारे में अंदाजा नहीं और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन है, क्योंकि जैसे ही वो इंसान इस फॉर्मेशन के अंदर इंटर हुआ उसकी लाइफ एनर्जी फ्लक्चुएशन कंप्लीटली गायब हो गई। मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा। वांगलिंग जानना चाहता रहा कि आखिर इस फॉर्मेशन के पीछे क्या छुपा हुआ है और ये फॉर्मेशन यहाँ पर किसने बनाई। ये फॉर्मेशन दिखने में तो काफी जरा खास लग रही थी, मगर वांगलिंग जानता रहा कि इस फॉर्मेशन को कल्टीवेशन अलायंस ने तो नहीं बनाया। इस फॉर्मेशन को देखकर लगता है कि शायद इसे बनाने वाला कोई एंशिएंट कल्टीवेटर था। वांगलिंग अभी यहाँ पर ये सब सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से लुओजिया विलेज के चारों ओर मेंबर्स निकलकर बाहर आ गए, जिन्हें वही शिकारी लीड कर रहा था और वो वांगलिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है यही है वो बंदा। जो कहती है उन चारों ने फौरन से यहाँ पर अपने स्पीयर्स का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उन चारों को जकड़ लिया था, जिन्हें बांधकर उल्टा लटकाने के बाद वांगलिंग यहाँ पर उसे शिकारी से सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, बताओ कि आखिर ये फॉर्मेशन दूसरी तरफ क्या छुपा रही है। जिस पर वो शिकारी जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, चाहे तो तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन याद रखना हमारे क्लैन लीडर ओ यांग को जैसी ये बात मालूम होगी वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। मगर वांगलिंग को तो किसी से डर नहीं लगता। वो यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि जो भी इस विलेज का इंचार्ज है प्लीज बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर अचानक से वांगलिंग के सामने यहाँ पर रेड कलर की स्मोक समन हो गई थी और उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलकर बाहर आ गया, जो कि यहाँ पर वांगलिंग से कहता है कि आउटसाइडर, मैं हूँ लुओजिया ट्राइब का लीडर ओ यांग हुआ। मैं बस सिर्फ तुम्हें एक ही बार कहूंगा कि मेरे साथियों को छोड़कर यहाँ से वापस चले जाओ। और ये कहती ओ यांग ने फिर से यहाँ पर अपनी रेड स्मोक का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग को भी जकड़ने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ वांगलिंग तो मास्टर हुआ की सोच से कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। वो बस सिर्फ एक ही कदम लेते उस रेड स्मोक को वहां पर से गायब कर देता है। साथ ही साथ वांगलिंग धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जो देखकर मास्टर हुआ
वांगलिंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि खबरदार, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, तुम्हें जो चीज चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। जो सुनकर तो वांगलिंग भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे क्या चाहिए, और ये कहती वो एक स्लैश अटैक से यहाँ उस मास्टर पर हमला कर देता है, जिससे वांगलिंग को जानने को मिला कि असल में वो बस सिर्फ एक इल्यूजन था। असली मास्टर ओ यांग हुआ यहाँ पर बाहर आए ही नहीं, बल्कि वो दूर से इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर हुआ ने उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सी सोर्ड समन करके तेजी से वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश की। दूसरी तरफ वांगलिंग भी यहाँ पर अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते हुए उस फॉर्मेशन के बारे में कह रहा था कि ये किसी स्पिरिचुअल एनर्जी से नहीं बनी और ना तो ये इमोर्टल एनर्जी से बनी है। यहाँ पर वांगलिंग ने अपने फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए खुद को उस तलवार के अटैक से प्रोटेक्ट कर लिया था। साथ ही साथ वांगलिंग कह रहा था कि ये कुछ एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन सिंबल है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही थी। मगर दूसरी तरफ मास्टर हुआ ने तो वांगलिंग को कमजोर समझने की गलती कर ली थी। वो वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या बस सिर्फ तुम्हारे पास यही ट्रिक है, मैंने तो तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। और ये कहते ही मास्टर हुआ अपने बड़े से सोर्ड को कई सारे अलग अलग छोटे छोटे सोर्ड्स में कन्वर्ट करके दोबारा से वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। साथ ही सर वो वांगलिंग से कह रहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने तो यहाँ पर सिर्फ एक ही उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही उन सारे के सारे छोटे सोर्ड्स को रोक दिया था, जिन्हें वांगलिंग सिर्फ अपने इशारे से खत्म कर देता है। यहाँ पर वांगलिंग कह रहा था कि चाहे दरख्त कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी शाखें जितनी मर्जी फैली हुई हो, लेकिन उसकी शुरुआत सिर्फ एक बीज से ही होती है। ये फॉर्मेशन वाकई में काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी हर एक फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो एक ही बुनियाद से निकली है। मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया, इसलिए मैं इस फॉर्मेशन को डिकोड कर सकता हूँ। और ये कहती वांगलिंग ने अपनी स्पिरिट कॉशियस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस फॉर्मेशन को डिकोड करके तोड़ना शुरू कर दिया था। अपनी इस फॉर्मेशन में क्रैक पड़ते हुए देखकर लुवोजिया के मेंबर तो काफी सारा शॉक हो गए थे। इवन के मास्टर ओ यांग हुआ को भी बिल्कुल अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इमोर्टल हमारी इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। ये देखते ही वो फौरन से घबराकर बाहर की तरफ आते हुए वांगलिंग के सामने गिड़गिड़ाकर कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हारे सामने मिनती करता हूँ। हुआ हार मानता है, मुझसे गलतियां हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुमने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया तो लुवोजिया ट्राइब के जितने भी मेंबर्स हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, वो सब मारे जाएंगे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो सुनकर वांगलिंग रुक गया था, वो उस फॉर्मेशन को तोड़ना बंद कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर लुवोजिया ट्राइब के जितने मेंबर्स को पकड़ा था वो उन्हें भी आजाद कर देता है। जिसके बाद वांगलिंग मास्टर हुआ से कहने लगा कि चलो अब मेरे लिए माउंटेन गेट ओपन करो, क्योंकि वांगलिंग देखना चाहता था कि इस फॉर्मेशन की दूसरी तरफ क्या है। ये सुनकर अब मास्टर हुआ को मजबूरी में अपने उस माउंटेन गेट को ओपन करना पड़ा। वांगलिंग भी इन्हें फॉलो करते हुए उस माउंटेन गेट से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। रास्ते में चलते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि इन इंसानों के पास तो इमोर्टल एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग इस तरह के फॉर्मेशन को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। बाकी में ये सब कुछ काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये माउंटेन वैली अंदर की तरफ कौन से राज छुपा रही है। ये सब कहते हुए वांगलिंग जब उस माउंटेन गेट को पार करके आगे की तरफ आ जाता है तो उसे देखने को मिलता है कि मास्टर हुआ तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उस माउंटेन गेट की दूसरी तरफ बस एक मामूली सा गांव था, जिन्हें देखकर तो वांगलिंग हैरानगी के साथ अपने मन में कहता है कि ये सारे के सारे तो मॉर्टल ह्यूमन है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सब लोग आउटसाइडर से काफी ज्यादा नफरत करते थे। इवन कि एक बच्चे ने तो वहां पर पत्थर उठाकर वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश भी की, जो देखकर मास्टर हुआ घबराते हुए यहाँ पर वांगलिंग से माफी मांगते हैं कि प्लीज इस बच्चे को माफ कर देना, ये ना समझ है। ये सब देखकर वांगलिंग अपने मन में कहने लगा कि मुझे लगा था कि अगर इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होगी, लेकिन मैं गलत था। ये तो नॉर्मल मॉर्टल इंसानों का एक मामूली सा विलेज है। यहाँ पर वांगलिंग को समझ आ रहा था कि उसने क्या किया, इसलिए वो कंपनसेशन के तौर पर अपने पास से एक जेड बोतल निकालता है जिसके अंदर कई सारे पिल्स थे। ये पिल किसी के भी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ ही साथ उनके जख्मों को हील कर सकते हैं। इन पिल्स को देखकर तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। दूसरी तरफ वांगलिंग इन लोगों को अलविदा करके वहां से वापस की तरफ जाने लगा था, मगर तभी अचानक मास्टर हुआ वांगलिंग को रोकते हुए कहते हैं कि आज की रात स्पिरिट डीमन नाइट है, मुझे नहीं लगता कि आज की रात तुम्हें इस फॉर्मेशन से बाहर जाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ। वांगलिंग उसके मुंह से डीमन स्पिरिट नाइट के बारे में सुनकर हैरान होते हुए यही सोचने लगा कि आखिर ये क्या है। मगर चूंकि वो लोग यहाँ के रहने वाले थे तो वांगलिंग उनसे और भी कई सारी इंफॉर्मेशन जान सकता था, इसलिए वांगलिंग वहीं पर रुकने का फैसला कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ मास्टर हुआ वांगलिंग को चाय सर्व कर रहे थे। साथ ही साथ वो वांगलिंग को बता रहा था कि जब पूरी चांद की रात होती है तो उस दिन डीमन स्पिरिट लैंड में कई सारे खतरनाक बीस्ट बाहर आ जाते हैं और वो अपनी नजर में आने वाले हर एक जानदार पर हमला करते उसे जान से मार डालते हैं। उन डिमोनिक स्पिरिट बीस्ट की वजह से वक्त गुजरते लोगों ने उस रात को स्पिरिट डीमन नाइट का नाम दे दिया। इवन कि वो एक स्क्रोल उठाते हुए वांगलिंग को ये भी बताता है कि हमारे एंशिएंट बुक्स में लिखा है कि कई अरसे पहले एक बाहरी दुनिया का इमोर्टल ही था जिसने हमारे एंसेस्टर को लाकर यहाँ पर बसने की जगह दी। साथ ही साथ उसी कल्टिवेटर और इमोर्टल ने ही ये फॉर्मेशन बनाई थी ताकि हम लोग स्पिरिट डीमन के
अटैक से खुद को बचा सके। यहाँ पर उस तस्वीर को देखकर वांगलिंग थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि ये तस्वीर सेक्ट लीडर हुआंग लोंग की थी। वही हुआंग सेक्ट जो कि जाओ कंट्री का सेक्ट था, और वांगलिंग ने शुरू में इसी सेक्ट को ज्वाइन किया था। यहाँ पर मास्टर हुआ भी वांगलिंग के नाम से हुआंग लोंग का नाम सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर आपको उस इमोर्टल के नाम के बारे में कैसे मालूम? कि आप हमारे उस इमोर्टल से मिले थे? जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं जिस हुआंग लोंग को जानता हूँ वो ये पेंटिंग वाला हुआंग लोंग नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का मास्टर था। वो इतनी पावरफुल फॉर्मेशन कैसे क्रिएट कर सकता है? जो सुनकर मास्टर हुआ भी दोबारा से उस स्क्रॉल को फोल्ड करके वापस से रख देते हैं। दूसरी तरफ वांगलिंग मास्टर हुआ से सवाल करते हुए पूछता है कि तुमने बाहर की तरफ मुझे कहा था कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं, आखिर तुम तब के टाइम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? जो सुनकर मास्टर हुआ थोड़े से घबरा गए थे, और वो वांगलिंग के पास आते हुए कहता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे क्लैन के सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप जबरदस्ती वो चीज यहाँ से लेकर चले गए तो इसकी वजह से मेरे क्लैन के लोगों की फाउंडेशन कमजोर हो जाएगी, और वो शायद फ्यूचर में मारे भी जाएंगे। यही वजह है कि मैंने और मेरे क्लैन के लोगों ने अपनी पूरी कोशिश किया कि वो इमोर्टल्स को यहाँ से दूर रख सके, ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर ना चले जाए। मगर एक और काम हो सकता है। तुमने जो थोड़ी देर पहले हमें कुछ पिल्स दिए थे, वो फाउंडेशन को रिपेयर करने और ताकतवर करने में हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं, इवन उस ऑब्जेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली। तो अगर तुम्हारे पास उस तरह के और पिल्स हो तो शायद मैं तुम्हें वो ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ। ये सुनकर वांगलिंग फौरन अपने पास से कुछ और जेड की बोतल्स बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसके अंदर और भी कई तरह के उस तरह की पिल्स मौजूद थे, जिन्हें देते हुए वांगलिंग कह रहा था कि क्या इतनी काफी होगी? इस पर मास्टर हुआ खुश होते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि इस तरह की पिल स्पिरिट डीमन लैंड में हमारे लिए कितनी ज्यादा कीमती है। चलिए अब आप मेरे साथ आइए। ये कहते हुए मास्टर हुआ वांगलिंग को लेकर अपने साथ एक ब्लैक माउंटेन के पास आ गया था, जहां सामने की तरफ एक क्रिस्टल मौजूद था। वांगलिंग उस क्रिस्टल को देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या चीज है? इसके अंदर से तो मुझे इमोर्टल एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस ही नहीं हो रही। इस क्रिस्टल के अंदर से निकलने वाली आखिर ये किस तरह की एनर्जी है? जिस पर मास्टर हुआ जवाब देते हुए कहता है कि इसे डीमन एनर्जी कहते हैं, जो कि डीमन स्पिरिट लैंड की एक खासियत है। अक्सर आउटसाइडर इमोर्टल्स यहाँ पर इसी तरह के क्रिस्टल्स को हासिल करने के लिए आते हैं। फिलहाल जिसे तुम देख रहे हो ये एक फर्स्ट ग्रेड का डिमोनिक क्रिस्टल है। डिमोनिक एनर्जी कंडेंस होने के बाद इस तरह का डिमोनिक क्रिस्टल बनाती है। ये सुनकर अब वांगलिंग को उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे कि अब मैं समझ गया कि आखिर इन लोगों की बॉडी में इमोर्टल एनर्जी नहीं थी, और फिर भी ये किस तरह से इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर पा रहे थे। यहाँ की डीमन स्पिरिट लैंड के जितने भी लोग हैं वो यकीनन इसी तरह की डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं कल्टिवेशन करने के लिए। ये एक अलग तरह की कल्टिवेशन एनर्जी है। ये सब सोचते हुए वांगलिंग ने फौरन से यहाँ पर उस डिमोनिक क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, और इसे एब्सॉर्ब करने के बाद अब वांगलिंग को इस एनर्जी क्रिस्टल को रिफाइन करना होगा। इसलिए वांगलिंग यहाँ पर मास्टर हुआ से कहने लगा कि अब मुझे कोई जगह चाहिए कल्टिवेशन करने के लिए, तुम फिलहाल यहाँ से जा सकते हो, कल सुबह मैं खुद ही वापस चला जाऊंगा। जो सुनकर मास्टर हुआ वांगलिंग को अकेला छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ आधी रात का सीन देखने को मिला, जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओजिया विलेज में तूफान आया हुआ था। सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे और सहमे हुए लग रहे थे। दूसरी तरफ माउंटेन गेट के बाहर हम देखते हैं कि मास्टर हुआ भी अपने साथियों के साथ मिलकर फॉर्मेशन के पास खड़े थे, और वो देखते हैं कि कई सारे डीमन स्पिरिट तेजी के साथ उनके फॉर्मेशन पर अटैक कर रही है, जिन्हें देखते हुए मास्टर हुआ परेशानी के साथ कह रहे थे कि आज की ये स्पिरिट डीमंस तो कुछ ज्यादा ही फियर्स है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आज की रात कैसे तैसे गुजर जाए, अगर ये फॉर्मेशन इन स्पिरिट डीमंस के सामने ना टिक पाई। मुझे डर है कि हम सब मारे जाएंगे। वो यही सोच रहा था कि क्या वो इमोर्टल हमारी इस चीज में मदद करेगा। ये सब सोचते हुए मास्टर हुआ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस फॉर्मेशन को स्टेबल रखने की, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज की ये स्पिरिट डीमंस कुछ जरा ही खतरनाक थे। मास्टर हुआ को भी समझ नहीं आ रहा था कि आज की रात आखिर ऐसा खास क्या हो गया। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो स्पिरिट डीमन उस फॉर्मेशन पर हमला करते उसे चकनाचूर कर देते हैं। जिस फॉर्मेशन के टूटने के बाद चारों तरफ गांव में हंगामा मच चुका था। सब लोग पैनिक करने लगे, क्योंकि डीमन स्पिरिट बारी बारी करके इंसानों को जान से मार रहे थे। यहाँ अपने गाँव को इस तरह से तबाह होता हुआ देखकर मास्टर हुआ की आंखों में तो आंसू भर आए थे, और वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये सब सुनते हुए अचानक से हम देखते हैं कि एक फ्लाइंग स्वॉर्ड भी तीसरी के साथ आकर मास्टर हुआ पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था, और हमें देखने को मिलता है कि ये हीरो कोई और नहीं बल्कि वांगलिंग था, जो कि कल्टिवेशन से उठकर गांव वालों की मदद करने के लिए आ चुका था। यहाँ पर वांगलिंग को देखकर इन लोगों को उम्मीद मिल चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग फौरन से अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते हुए तीसरी के साथ जमीन पर दे मारता है, जिसके डिफेंस बैरियर ने वहां पर मौजूद डीमन स्पिरिट को फौरन से पीछे की तरफ धकेल दिया, और एक बार फिर से हम देखते हैं कि वो
मिस्टीरियस फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, जिसे इस बार वांगलिंग ने एक्टिवेट किया था। वांगलिंग यहाँ पर गुस्से में उस फ्लाइंग सोर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि कमीने डरपोक इंसान, पीठ पीछे हमला करने के बजाय अगर हिम्मत है तो सामने आ जाओ। वांगलिंग की ये कहती है अचानक हमें उन स्पिरिट डीमंस के दरमियान एक आदमी को देखने को मिलता है जिसका नाम लुवो यून था और वो उन डीमन स्पिरिट्स को एब्सॉर्ब कर रहा था, जो कि वांगलिंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, तुमने आसानी के साथ मेरे प्रेजेंस को यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया। हमें जानने को मिलता है कि लुवो यून सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज का कल्टीवेटर है और ये हेवनली गोस्ट पाथ सेट का एक मेंबर था, जिसे अपने सामने देखते हुए वांगलिंग फौरन से अपनी इमोर्टल सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ एक जोरदार स्लैश लुवो यून पर लगा देता है और इस स्लैश अटैक के कारण वो पीछे की तरफ दिखेला गया। लुवो यून तो वांगलिंग के हाथ में इस पावरफुल सोर्ड को देखकर गलतफहमी में आ गया था कि वांगलिंग डालुओ सोर्ड सेट से है, इसीलिए लुवो यून यहाँ पर वांगलिंग से कहने लगा कि सिर्फ तुम्हारे सेट की खातिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, वो डिमोनिक क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग तो एटीट्यूड के साथ उसकी तरफ देख रहा था, जो देखकर लुवो यून गुस्सा होते हुए कहता है कि अब तक तुमने मेरी सिर्फ रहम देखी है, अब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही लुवो यून अपने एक बड़े से बीस्ट को समन करके वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने एक्सटेंशन फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से बीस्ट पर हमला करके फौरन उसे जान से मार डाला। इवन कि वो उसे अटैक के इफेक्ट के कारण हिट होते हुए पीछे की तरफ एक चट्टान से भी जा लगता है। यहाँ पर लुवो यून को अब समझ आ गया था कि नहीं, ये डालुओ सोर्ड सेट से नहीं है, क्योंकि एक इंसान ने अल-सईर के बर्थडे वाले दिन इसी अटैक का इस्तेमाल किया था। वांगलिंग के किस्से ऑलरेडी चारों तरफ फैल चुके हैं, इसलिए लुवो यून यहाँ पर वांगलिंग से कहता है कि मैं समझ चुका, तुम अल-सईर के वो न्यू डिसाइपल हो ना, जिसने पर्पल डिवीजन को हाल ही में ज्वाइन किया है, तुम्हारा नाम है वांगलिंग। और चूंकि ये वांगलिंग को पहचान चुका था कि वांगलिंग इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो एक असेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर से भी फाइट कर चुका है, इसलिए लुवो यून उससे पंगा नहीं लेना चाहता, बल्कि वो अपनी जान बचाते हुए फौरन वहां से भागने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि अगर मुझे पता होता कि ये लड़का वांगलिंग है तो मैं कभी भी इससे पंगा लेने की हिम्मत ना करता। दूसरी तरफ वांगलिंग उससे भागता हुआ देखकर कहता है कि आखिर इतनी भी जल्दी क्या है भागने की। वांगलिंग उसे भागने नहीं देने वाला था, इसलिए वो फौरन अपनी मून ब्लेड को बाहर की तरफ निकालते उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि लुवो यून उस अटैक को ब्लॉक करते हुए गुस्सा होकर कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें इतना भी ज्यादा फ्री होने की कोई जरूरत नहीं, ये मत भूलो कि तुम अभी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज की कल्टीवेटर हो, मेरी कल्टीवेशन अब भी तुमसे हाई है। और ये कहते ही लुवो यून ने फोर्सफुली वहां पर एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसमें लुवो यून को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि हेवनली गोस्ट फोर्थ फॉर्म मैं तुम्हें यहाँ पर समन करता हूँ। लुवो यून की ये कहती है अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा हेवनली गोस्ट समन हो चुका था, जिसकी पावर वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ लुवो यून वांगलिंग से कह रहा था कि तुमने मुझे हेवनली गोस्ट को समन करने के लिए मजबूर किया, जिससे मेरी डिवाइन सोल पर डैमेज आ चुका है। इस फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए मैंने एक बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन अब तुम भी मरोगे। और ये कहती वो अपनी हेवनली गोस्ट का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जो देखकर दूसरी तरफ वांगलिंग ने भी अपनी मून ब्लेड से उस हेवनली गोस्ट पर अटैक करने की कोशिश की, मगर मून ब्लेड तो उसके आर पार गुजर गया, जिससे वांगलिंग को समझ आ गया कि ये तो एक सोल है और सोल्स के साथ निपटने के लिए तो वांगलिंग के पास कई तरीके थे, इसलिए वो मुस्कुराते हुए फौरन से यहाँ पर अपने सोल शैटरिंग थंडर व्हीप को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसके एक पावरफुल अटैक की वजह से वांगलिंग उस हेवनली गोस्ट को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है। इवन कि लुवो यून भी इस अटैक की वजह से इंजर्ड हो चुका था और वह हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का वेपन है जो कि स्पेशली डिवाइन सोल को इंजर्ड करने के लिए बनाया गया, इस तरह की टेरिफाइंग चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। और ये कहती है लुवो यून वहां से दोबारा अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, मगर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने गॉड शूटिंग चैरियट से सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को बाहर की तरफ समन कर लिया, जो कि सिर्फ एक ही अटैक में तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ लुवो यून को जान से मारकर उसकी सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिस सोल को वांगलिंग ने अपने पास रखकर ट्रैप कर लिया। इसी तरह आखिरकार वांगलिंग ने लुवोजिया ट्राइब को तबाह होने से बचा लिया था, जिस पर मास्टर हुआ और बाकी के सारे लुवोजिया ट्राइब के मेंबर्स वांगलिंग को शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो वांगलिंग से कहते हैं कि आप कभी भी हमारे विलेज में आ सकते हैं, हम हमेशा आपको वेलकम करेंगे, जिस पर वांगलिंग कहता है कि मैं बस सिर्फ ब्लैक माउंटेन के अंदर 1 महीने तक बैठकर कल्टीवेशन करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तब के टाइम मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये कहती वांगलिंग फौरन वहां से चला गया, जिस पर मास्टर हुआ अपने क्लैन मेंबर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अगले 1 महीने तक ब्लैक माउंटेन एक फॉरबिडन एरिया हो गया, जहां पर हमारे क्लैन का कोई भी मेंबर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी ने भी ये रूल तोड़ा तो उसे हम विलेज से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांगलिंग पर आ जाता है, जो कि उसी केव में कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था। वो यहाँ पर दोबारा से लुवो यून की सोर्ड को बाहर की तरफ बुलवा चुका, जो कि जकड़े जाने के बावजूद भी वांगलिंग को धमकी देते हुए कह रहा था कि मुझे जाने दो, मैं हेवनली गोस्ट पाथ सेट का मेंबर हूँ, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरे मास्टर खुद तुम्हें ढूंढकर जान से मार डालेंगे। इवन कि अल-सईर भी मेरे मास्टर की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी मेरे मास्टर को अपने इक्वल मानते हैं। यहाँ पर वांगलिंग को तो किसी भी बात की परवाह नहीं थी, वो फौरन से सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लुवो यून की मेमोरीज चेक करने लगा, जिसकी वजह से लुवो यून को तो
काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लुयन की मेमोरीज के अंदर वांगलिंग को काफी कुछ जानने को मिलता है, इवन कि उसे स्पिरिट डीमन लैंड का नक्शा भी मिल चुका था, जिसमें वांगलिंग को जानने को मिलता है कि स्पिरिट डीमन लैंड तो 9 कंट्रीज में डिवाइडेड है और हर एक कंट्री में कम से कम 100 से ज्यादा शहर है, जिन सब पर एक डीमन एम्परर राज करता है और उस डीमन एम्परर के नीचे 8 डीमन मार्शल्स भी है जो कि अलग अलग कंट्री को मैनेज करने का काम करते हैं। डीमन स्पिरिट लैंड में असल में टोटल 9 एंशिएंट डीमन स्पिरिट्स हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर ये अलग अलग 9 कंट्रीज बनाई गई। वो एंशिएंट डीमन स्पिरिट्स काफी ज्यादा खास है, उन्हीं को हासिल करने के लिए आउटसाइडर कल्टिवेटर हर 5000 साल में बाहर की दुनिया से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अगर उनमें से एक भी एंशिएंट डीमन स्पिरिट के साथ खुद को मर्ज किया जाए तो वो कल्टिवेटर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इन एंशिएंट डीमन स्पिरिट्स को हेवन एंड अर्थ ने बनाया था और इनके साथ मर्ज होने की वजह से न सिर्फ कल्टिवेटर की ताकत इंप्रूव होगी बल्कि उस कल्टिवेटर के पास हेवन रीचिंग डिवाइन एबिलिटीज आ जाएगी। इवन कि लुयन की मेमोरीज के हिसाब से लेजेंडरी कहानियों में ये कहा जाता है कि जो भी कल्टिवेटर इन एंशिएंट डीमन स्पिरिट के साथ खुद को मर्ज करेगा उसके पास एक छोटा सा ही चांस है लेकिन वो शी रेल में इंटर कर सकता है, जो कि वांगलिंग के लिए काफी ज्यादा खास चीज थी क्योंकि वांगलिंग पहले ही जी रेल में इंटर कर चुका है और जी रेल में डेथ एनर्जी है। तो वांगलिंग सोच रहा था कि अगर मैं जी रेल से डेथ एनर्जी को निकाल लूं और शी रेल से लाइफ एनर्जी को निकाल लूं तो इन दोनों लाइफ एंड डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक दिन मैं अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन को परफेक्शन तक पहुंचा पाऊंगा। मगर साथ ही साथ वांगलिंग को लुयन की मेमोरी से यह भी जानने को मिला था कि यहाँ पर इन कंट्रीज के दरमियान इंटर होने के लिए उसे डीमन क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। लुयन भी इस बात को जानता था और इसलिए उसने इस वैली पर हमला करने की कोशिश की। उसके पास पहले से एक सेकंड ग्रेड का डिमोनिक क्रिस्टल था और वो यहाँ पर इस विलेज के अंदर मौजूद फर्स्ट ग्रेड के डिमोनिक क्रिस्टल को भी हासिल करना चाहता था ताकि वो इन दोनों को मर्ज करके एक थर्ड ग्रेड का डिमोनिक क्रिस्टल बना सके और इसी वजह से वो एंशिएंट डीमन सिटी में इंटर करने के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। जहाँ लुयन का प्लान तो ये था कि वो किसी कंट्री में इंटर करने के बाद वहां की आर्मी को ज्वाइन कर लेगा और छोटे रैंक से धीरे धीरे करके बाकी की कंट्रीज की आर्मी के साथ फाइट करते ऊपर के रैंक तक आएगा। इवन की बाकी के आए हुए इमोर्टल कल्टिवेटर भी इसी रास्ते को चूज करेंगे, लेकिन वांगलिंग सोच रहा था कि अगर मैंने ये रास्ता चूज किया और किसी कंट्री की आर्मी को छोटे रैंक से ज्वाइन किया तो मेरे बहुत सारे सुपीरियर्स होंगे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सब कहते हुए वांगलिंग अपने सामने लुओजिया ट्राइब के लोगों को देख रहा था और वांगलिंग अपने मन में कहता है कि क्यों ना मैं इन लोगों को सोल फ्लैग टेक्निक सिखा दूं जिसकी वजह से मैं खुद की ही एक आर्मी क्रिएट कर पाऊंगा, क्योंकि वैसे भी वांगलिंग अगले 500 साल तक यहीं पर रहने वाला है। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।